मैं डॉक्टर कमल किशोर, लेक्चरर एजुकेशन, आप सभी प्रशिक्षुओं का डाइट प्रतापगढ़ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ और कुशल होंगे। आज की ये क्लास डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए आयोजित की जा रही है। आज का प्रकरण, जैसा कि बोर्ड पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं, वुड का घोषणा पत्र 1854, वुड डिस्पैच 1854 पर विस्तार से हम सभी आज चर्चा करेंगे। इस चर्चा के पूर्व पिछली 3 क्लासों में आपने 1813 के चार्टर एक्ट के पूर्व भारत की शिक्षा व्यवस्था, 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत भारत की शिक्षा व्यवस्था और उसके पश्चात मैकाले के विवरण पत्र पर विस्तार से चर्चा हुई। अब वो डिस्पैच पर चर्चा की जाएगी, तो ध्यानपूर्वक आप सभी एक एक बिंदुओं को जो है सुनते जाएंगे और लिपिबद्ध करते जाएंगे। 1853 में जब कंपनी के आज्ञा पत्र के नवीनीकरण की बात आई तो ब्रिटिश राजनीतिक क्षेत्रों में ये चर्चा होने लगी कि वास्तव में भारत की शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। इसलिए ब्रिटिश संसद ने एक संसदीय समिति की स्थापना की। इस समिति ने कुछ आधारभूत सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर 1854 में कंपनी द्वारा एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया। इस घोषणा पत्र को प्रस्तुत करने में कंपनी के संचालक मंडल के अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इसीलिए इस घोषणा पत्र को वुड का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। तो इस घोषणा पत्र में तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था के पुनर्निरीक्षण तथा भविष्य में शैक्षिक पुनर्निर्माण हेतु एक सुव्यवस्थित, बहुआयामी और दीर्घकालीन नीति को सूचीबद्ध करने का प्रयास किया गया। वास्तव में इसीलिए इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहा जाता है। इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है। तो अब आइए हम सभी वुड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिश और सुझाव को देखें। प्रमुख सिफारिश और सुझावों के अंतर्गत, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, प्रथम सिफारिश शिक्षा का उत्तरदायित्व। तो उस डिस्पैच में यह निर्धारित किया गया कि शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी का होगा। भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार का उत्तरदायित्व का निर्वहन अब कंपनी करेगी। इसके पश्चात शिक्षा के उद्देश्य की चर्चा की गई कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो शिक्षा के उद्देश्य को एक व्यापक रूप दिया गया और उसमें कहा गया कि शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक व चारित्रिक उन्नति करना, राजपदों के लिए सुयोग्य कर्मचारी तैयार करना, भारतीयों को समृद्ध बनाना तथा ब्रिटिश जनता के उपभोग के लिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ ब्रिटिश कामगारों द्वारा
उत्पादित वस्तुओं की मांग बनाए रखना था। इसके तत्पश्चात अगला सुझाव, अगली सिफारिश पाठ्यक्रम कि पाठ्यक्रम कैसा होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले मैकाले के विवरण में आपने देखा था कि पाठ्यक्रम यूरोपीय कला, विज्ञान, दर्शन, साहित्य का प्रसार करने की इच्छा व्यक्त की गई है। उसी बात को यहाँ पर भी पूर्ण रूप से दोहरा दिया जाता है। मतलब यूरोपीय ज्ञान का प्रसार किया जाना तय किया गया। अगली सिफारिश, शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा था, मैकाले के विवरण पत्र में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा, लेकिन यहाँ पर एक परिवर्तन किया गया कि अब शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और साथ में देसी भाषाओं को भी बनाया गया। उसके पश्चात शिक्षा विभागों की स्थापना की बात कही गई। सुझाव दिया गया कि प्रांतीय बोर्डों और शिक्षा समितियों को भंग कर दिया जाए और उसके स्थान पर प्रत्येक प्रांत में एक जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए और उसके माध्यम से शिक्षण व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए। इसके पश्चात विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, 6 नंबर पर लिखा हुआ है। तो ये सुझाव दिया गया कि मद्रास, कलकत्ता और बंबई प्रेसिडेंसी में लंदन के विश्वविद्यालयों के आधार पर उसके अनुरूप यहाँ पर भी विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। इसके तत्पश्चात सहायता अनुदान प्रणाली की सिफारिश की गई कि भारत के शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए सहायता अनुदान प्रणाली, ग्रांट इन एड, को प्रचलन में लाया जाए। और इसके साथ ही ये भी कह दिया गया था कि सभी विद्यालयी कार्यों के लिए अलग अलग वित्त का सृजन किया जाना चाहिए, अलग अलग अनुदान दिया जाना चाहिए। फिर उसके पश्चात आप देखते हैं कि क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की चर्चा होती है। इसके अंतर्गत कहा जाता है कि संपूर्ण ब्रिटिश भारत जो अंग्रेजों के अधीन है, वहां पर एक क्रमबद्ध संस्थाओं की स्थापना हो, जिसके अंतर्गत बोर्ड पे आप देख सकते हैं कि देसी प्राथमिक विद्यालय सबसे निचले स्तर पर होंगे, उसके बाद मिडिल स्कूल होंगे, फिर हाई स्कूल होंगे, फिर कॉलेज होंगे, फिर उसके बाद विश्वविद्यालय होंगे। तो ऐसी संरचना का विकास किया गया। इसके पश्चात अगली सिफारिश, जनसाधारण की शिक्षा का विस्तार। इसमें मैकाले के निस्संदन सिद्धांत की आलोचना की गई, मैकाले की फिल्ट्रेशन थ्योरी की आलोचना की गई और कहा गया कि सरकार प्राथमिक विद्यालयों पर अधिक खर्च करे। सहायता इस प्रकार सुनिश्चित की जाए जैसे कि समाज का निम्न वर्ग शिक्षा से दूर न रहे, अर्थात शिक्षा से अछूता न रह जाए। ऐसी बातें स्वीकार की गईं। इसके पश्चात नेक्स्ट आप देख सकते हैं बोर्ड पे अध्यापकों का प्रशिक्षण। अध्यापकों के प्रशिक्षण के अंतर्गत ये कहा गया कि अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाए और शिक्षकों को अधिक से अधिक या उत्तम वेतन देकर शिक्षा व्यवसाय को आकर्षक बनाया जाए और गुणवत्ता परक बनाया जाए। ऐसी सिफारिश की गई। इसके पश्चात आप बोर्ड पर देखें, स्त्री शिक्षा की बात कही गई। स्त्री शिक्षा को उदारतापूर्वक अनुदान देकर प्रोत्साहित किए जाने की बात इस घोषणा पत्र में कही गई। अगला बिंदु, व्यावसायिक शिक्षा।
ये भी कहा गया कि ऐसे विद्यालयों की स्थापना की जाए जहां भारतीय युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सके। इसका मकसद था, अंग्रेजों का मानना था कि जब युवक बेरोजगार नहीं होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि ब्रिटिश व्यवस्था के खिलाफ नहीं जाएंगे और उस समय हो रहे आंदोलनों में भाग नहीं लेंगे। अगली सिफारिश, मुस्लिमों की शिक्षा व्यवस्था। तो ये घोषणा पत्र में स्वीकार किया गया, माना गया कि मुस्लिम शिक्षा काफ़ी पिछड़ी हुई है, इसलिए अधिकारियों को मुस्लिम शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की हिदायत दी गई। इसके तत्पश्चात प्राच्य साहित्य व देसी भाषाओं के प्रोत्साहन की बात की गई। यूरोपीय ज्ञान विज्ञान का भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। ऐसी रचनाओं का साहित्य सृजन किया जाए और ऐसी साहित्य का सृजन करने वालों को पुरस्कार भी प्रोवाइड किया जाए, ऐसा घोषणा पत्र में डिसाइड किया गया। अंतिम बिंदु और अंतिम सिफारिश, शिक्षा और सरकारी नौकरी। घोषणा पत्र में यह कहा गया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरियां दी जाएं, उन्हें सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाए। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि आज के इस प्रकरण में हमने क्या सीखा। पहला, कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा, प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना की जाती है। तीसरा, सहायता अनुदान प्रणाली लागू की जाती है। चौथा, छात्रवृत्तियां लागू की गईं। अगला बिंदु, 1857 में लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। मिशनरियों पर सरकारी रुख कड़ा कर दिया गया और गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना बहुत अधिक संख्या में हुई। इस प्रकार निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि वुड के घोषणा पत्र से भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना की गई। इसी के साथ साथ सहायता अनुदान प्रणाली भी लागू की गई, छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गईं और तीनों प्रेसिडेंसियों में, मद्रास, कलकत्ता और बंबई में, लंदन के विश्वविद्यालयों के आधार पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई और साथ ही ईसाई मिशनरियों पर सरकारी रुख काफ़ी कड़ा कर दिया गया। सरकारी विद्यालयों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई और गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना को भी प्रोत्साहित किया गया। आज इतना ही, शेष नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।